क्या होता है जब नफरत की खिंची हुई लकीरें एक मासूम की भूली भाली आंखों के सामने धुंधली पड़ जाती हैं? क्या इंसानियत किसी कंटीली तार, किसी सरहद या किसी देश की मोहताज होती है? ये कहानी एक ऐसी ही 15 साल की पाकिस्तानी लड़की की है जो अपनी बकरियों के पीछे भागते भागते अनजाने में उस सरहद को पार कर गई जिसे दुनिया नियंत्रण रेखा कहती है। और एक कहानी उन भारतीय सेना के जवानों की है जिनकी वर्दी का रंग और जिनका धर्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की हिफाजत करना है। जब उन जवानों ने दुश्मन देश की एक भूखी प्यासी डरी सहमी बच्ची को अपनी जमीन पर पाया तो उन्होंने अपनी बंदूकें नहीं बल्कि अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने जो किया वो किसी भी कानून या प्रोटोकॉल की किताब में नहीं लिखा था। उन्होंने इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया जिसे देखकर न सिर्फ उस बच्ची के घर वाले बल्कि सरहद के उस पार खड़े दुश्मन देश के सैनिक भी उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गए। ये कहानी उस असाधारण इंसानियत और उस अविश्वसनीय बहादुरी की है जो साबित करती है कि असली सरहदें जमीन पर नहीं बल्कि दिलों में होती हैं। नियंत्रण रेखा जमीन पर खींची गई एक ऐसी लकीर जो सिर्फ दो देशों को ही नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों, हजारों सपनों और सदियों के साझा इतिहास को बांटती है। इस लकीर के दोनों तरफ पहाड़ वही हैं, हवा वही है, आसमान का रंग भी वही है और शायद लोगों के दिलों में बसने वाले दर्द और मोहब्बतें भी वही हैं। फर्क है तो सिर्फ झंडों के रंगों का और बंदूक की नालों के दिशाओं का। इसी नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक छोटे से गुमनाम से गांव चकोठी में सलमा का परिवार रहता था। सलमा 15 साल की एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया इन ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों, झरनों के मीठे संगीत और अपनी बकरियों की घंटियों की आवाज तक ही सीमित थी। उसकी आंखें पहाड़ों की झील की तरह गहरी और साफ थीं और उसकी मुस्कान सुबह की पहली किरण की तरह पाक और मासूम। सलमा का परिवार बहुत गरीब था। उसके अब्बू बशीर अहमद एक मामूली किसान थे जिनकी छोटी सी जमीन पर उगाई हुई मक्कई से बमुश्किल साल भर का गुजारा होता था। उसकी अम्मी फातिमा घर का काम करती और शॉल पर कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती थीं। सलमा का एक छोटा भाई भी था, 7 साल का जुनैद। इस छोटी सी दुनिया में गरीबी तो थी लेकिन प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं थी। सलमा स्कूल नहीं जाती थी। गांव में लड़कियों के लिए स्कूल था ही नहीं। उसका सारा दिन घर के काम में और अपनी बकरियों की देखभाल में गुजर जाता था। उसके पास करीब 10-12 बकरियां थीं जो उसके परिवार की आमदनी का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा थी। लेकिन सलमा के लिए वो सिर्फ जानवर नहीं थीं बल्कि उसकी दोस्त, उसकी सहेलियां थीं। खासकर एक छोटी सफेद रंग की बकरी जिसे वो नूरी कहकर बुलाती थी, वो तो सलमा की जान थी। नूरी सबसे शरारती और सबसे तेज थी। वो अक्सर झुंड से अलग होकर कहीं दूर निकल जाती और सलमा को उसे ढूंढने के लिए घंटों भटकना पड़ता। सलमा रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पास के पहाड़ों की ढलानों पर चराने के लिए निकल जाती। ये वो इलाका था जो गांव से काफी दूर और सरहद के बहुत करीब था। उसके अब्बू ने 100 बार हिदायत दी थी, बेटी कभी भी उस काली पहाड़ी से आगे मत जाना, वो सरहद है, वहां फौजी होते हैं, खतरा होता है। सलमा अपने अब्बू की बात हमेशा गांठ बांध कर रखती थी। वो जानती थी कि सरहद का मतलब क्या होता है। उसने अक्सर रात में दूर से आने वाली गोलियों की आवाजें सुनी थी। उसने गांव के लोगों को हिंदुस्तान के बारे में नफरत भरी बातें करते हुए सुना था। उसके भोले मन में भी सरहद के उस पार के लिए एक अनजाना सा डर और एक धुंधली सी नफरत की तस्वीर बनी हुई थी। ये सितंबर के आखिरी दिनों की बात थी। मौसम में एक हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी और पहाड़ों पर अक्सर दोपहर के बाद धुंध छा जाती थी। उस दिन भी सलमा अपनी बकरियों को चराते चराते काली पहाड़ी के पास वाले मैदान में पहुंचेगी। बकरियां आराम से घास चर रही थीं और सलमा एक बड़े से पत्थर पर बैठी अपनी नूरी के गले में बंधी घंटी की आवाज सुन रही थी। तभी न जाने कहां से नूरी उछलती कूदती झुंड से अलग होकर काली पहाड़ी की तरफ भागने लगी। सलमा ने उसे आवाज दी, नूरी रुक जा, कहां जा रही है? लेकिन नूरी तो जैसे आज किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। वो और तेजी से पहाड़ी की ढलान पर चढ़ने लगी। सलमा घबरा गई। अगर नूरी खो गई तो अब्बू बहुत नाराज होंगे। वो अपनी लाठी उठाकर नूरी के पीछे पीछे भागने लगी। वो जितनी तेजी से भागती, नूरी उतनी ही तेजी से और ऊपर चढ़ती जाती।
भागते भागते सलमा को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब उस काली पहाड़ी को पार कर गई, जिसके आगे जाने से उसके अब्बू ने मना किया था। तभी अचानक मौसम ने करवट बदल ली। चारों तरफ से घनी सफेद धुंध ने आकर उन पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया। कुछ ही पलों में आलम ये हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सलमा जहां थी वहीं रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नूरी को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज धुंध में ही कहीं खो कर रह गई। उसे अपनी बाकी बकरियों की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से अकेली थी, एक अनजान जगह पर, घने कोहरे में लिपटी हुई। वो बहुत डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अंदाजे से वापस उसी दिशा में चलना शुरू किया जहां से वो आई थी। वो घंटों चलती रही। धुंध थोड़ी छटी तो उसने देखा कि वो किसी और ही जगह आ गई है। ये वो रास्ता नहीं था जिससे वो आई थी। यहाँ के पेड़, यहाँ के पत्थर, सब कुछ अनजाना लग रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। भूख, प्यास और डर से उसका बुरा हाल था। सूरज ढलने लगा था और पहाड़ों पर अंधेरा घिरने लगा था। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने अब्बू अम्मी और अपने छोटे भाई की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएगी। कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। वो रोते रोते थक कर वहीं सो गई। नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय सेना की एक चौकी टाइगर हिल पोस्ट ऊंचाई पर स्थित थी। यहाँ भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट के कुछ जांबाज जवान दिन रात कड़ाके की ठंड और मुश्किल हालातों में देश की सरहदों की निगरानी करते थे। इस पोस्ट के कमांडर थे मेजर विक्रम सिंह, करीब 35 साल के एक ऐसे अफसर जिनके चेहरे पर जितनी सख्ती थी उतनी ही रहमदिली उनकी आंखों में भी थी। उनके लिए उनकी ड्यूटी ही उनका धर्म था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर पड़ीं, तो मेजर विक्रम अपने 2 जवानों हवलदार राम सिंह और सिपाही पवन के साथ रोज की तरह अपनी सीमा क्षेत्र में गश्त पर निकले। वो बेहद सावधानी से एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। ये वो इलाका था जहां हर पल घुसपैठ का खतरा बना रहता था। वो अभी अपनी पोस्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि हवलदार राम सिंह ने अपनी दूरबीन से कुछ देखा। सर, वो देखिए, उस पेड़ के नीचे कोई है। मेजर विक्रम ने तुरंत अपनी दूरबीन आंखों पर लगाई। उन्होंने देखा एक लड़की, जो शायद कश्मीरी लग रही थी, पेड़ के नीचे सो रही है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड से कांप रही थी। तीनों जवान तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी अपनी बंदूकों की पोजीशन ले ली। इस इलाके में इस तरह से किसी का मिलना बहुत ही असामान्य और खतरनाक हो सकता था। मेजर विक्रम ने अपने जवानों को इशारा किया और वो तीनों बहुत ही खामोशी और सावधानी से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचे तो लड़की की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों के सामने भारतीय सेना की वर्दी में हाथों में बंदूकें लिए 3 जवानों को खड़ा देखा। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर जैसे ही उसने उनकी वर्दियों पर लगे तिरंगे को देखा, उसके हलक से एक चीख निकल गई। वो हिंदुस्तानी फौजी थे जिनके बारे में उसने सिर्फ नफरत और डर की कहानियां सुनी थीं। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे लगा कि अब वो उसे मार डालेंगे। वो हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी जुबान में कुछ कहने लगी। अब्बू, अम्मी, मुझे घर जाना है, मैंने कुछ नहीं किया। मेजर विक्रम ने उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ साफ देख लिया। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक नीचे कर ली और अपने जवानों को भी ऐसा करने का इशारा किया। उन्होंने बहुत ही नर्म और शांत आवाज में कश्मीरी में ही पूछा, डरो मत बेटी, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम कौन हो और यहां अकेली क्या कर रही हो? सलमा ने जब उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक अपनेपन का एहसास महसूस किया तो उसकी हिचकियां और भी तेज हो गईं। उसने रोते बिलखते हुए अपनी टूटी फूटी जुबान में अपनी पूरी कहानी बता दी, कैसे वो अपनी बकरी नूरी के पीछे भागते भागते धुंध में रास्ता भटक गई। मेजर विक्रम और उनके जवान समझ गए कि ये कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची है जो अनजाने में सरहद पार कराई है। मेजर विक्रम का दिल पसीज गया। उन्होंने देखा कि वो भूख और प्यास से बेहाल है। उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसे दी। सलमा ने डरते डरते पानी पिया। फिर सिपाही पवन ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। सलमा ने अपनी जिंदगी में कभी चॉकलेट नहीं देखी थी।
उसने झिझकते हुए उसे लिया और एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखा। मीठे स्वाद के साथ साथ शायद इंसानियत की मिठास भी उसके अंदर घुल रही थी। उसका डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। मेजर विक्रम ने अपने वायरलेस सेट पर अपनी पोस्ट पर संपर्क किया। उन्होंने पूरी स्थिति बताई और कहा कि वो बच्ची को लेकर पोस्ट पर आ रहे हैं। जब वो सलमा को लेकर अपनी पोस्ट पर पहुंचे तो वहां मौजूद बाकी के जवान भी उसे देखकर हैरान रह गए। मेजर विक्रम ने उसे अपने गर्म कमरे में बिठाया। पोस्ट के रसोइये लंगर सिंह ने जल्दी जल्दी उसके लिए गरम गरम आलू के पराठे और चाय बनाई। जब सलमा ने कई घंटों की भूख के बाद वो गरम गरम खाना खाया तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे लजीज खाना है। जवानों ने उसे एक मोटी गरम जैकेट और कंबल दिया। वो सब उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। कोई उससे उसके गांव के बारे में पूछ रहा था तो कोई उसके छोटे भाई के बारे में। सलमा हैरान थी। ये वो हिंदुस्तानी फौजी नहीं थे जिनके बारे में उसने डरावनी कहानियां सुनी थीं। ये तो बहुत अच्छे, बहुत नेक दिल इंसान थे। वो भूल गई थी कि वो दुश्मन देश में है। उसे लग रहा था जैसे वो अपने ही किसी घर में अपने ही भाइयों के बीच बैठी है। अब मेजर विक्रम सिंह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त था। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें इस लड़की को अपनी उच्च अधिकारियों को सौंपना था। फिर एक लंबी कानूनी और डिप्लोमेटिक प्रक्रिया शुरू होती जिसमें महीनों, शायद साल भी लग सकते थे। उस प्रक्रिया के दौरान इस मासूम बच्ची को न जाने किन किन पूछताछ और मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता। मेजर विक्रम का जमीर ये मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उस बच्ची की आंखों में अपने घर जाने की तड़प देखी थी। उन्होंने उसके माँ बाप के दर्द का अंदाजा लगा लिया था, जो इस वक्त अपनी बेटी को मरा हुआ समझकर मातम मना रहे होंगे। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उनकी नौकरी और उनके करियर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्ची को उसी रास्ते से चुपचाप वापस उसके घर पहुंचाएंगे। ये इंसानियत का प्रोटोकॉल था जो किसी भी देश के कानून से ऊपर था। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वर्मा से हॉटलाइन पर संपर्क किया। कर्नल वर्मा एक बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवी अफसर थे। मेजर विक्रम ने उन्हें पूरी स्थिति बिना कुछ छिपाए बताई और अपना इरादा भी जाहिर किया। कर्नल वर्मा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लेकर कहा, विक्रम, तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत जोखिम भरा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है। मैं जानता हूं सर, लेकिन मैं इस बच्ची की जिंदगी को ब्यूरोक्रेटिक फाइलों में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, कर्नल वर्मा ने कहा, मुझे तुम पर और तुम्हारी जजमेंट पर पूरा भरोसा है। मैं ऊपर बात करता हूं, तुम तैयारी करो। लेकिन एक बात याद रखना विक्रम, तुम्हारी और तुम्हारे जवानों की सुरक्षा सबसे पहले है। मेजर विक्रम ने तुरंत पाकिस्तानी रेंजर्स के अपने समकक्ष अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की। ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया थी। दोनों तरफ के फील्ड कमांडरों के बीच आपातकालीन स्थितियों के लिए एक हॉटलाइन संपर्क होता है। बहुत कोशिशों के बाद संपर्क जुड़ गया। मेजर विक्रम ने पाकिस्तानी अफसर कैप्टन बिलाल को पूरी बात बताई। कैप्टन बिलाल को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये कोई चाल हो सकती है, लेकिन मेजर विक्रम की आवाज में जो सच्चाई और जो ईमानदारी थी, उसने बिलाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेजर विक्रम ने कहा, कैप्टन, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं। हम सिर्फ इस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुंचाना चाहते हैं, इंसानियत के नाते। आखिरकार कैप्टन बिलाल मान गया। तय हुआ कि अगले दिन सुबह 10 बजे दोनों देशों की सेनाएं अमन सेतु के पास, जो एक नो मैन्स लैंड का इलाका था, मिलेंगी और बच्ची को सौंपा जाएगा। अगली सुबह भारतीय सेना की एक जीप, जिस पर सफेद झंडा लगा हुआ था, सलमा को लेकर अमन सेतु की तरफ बढ़ी। जीप में मेजर विक्रम खुद थे। उन्होंने सलमा को अपनी तरफ से ढेर सारी चॉकलेट्स और उसके छोटे भाई के लिए कुछ खिलौने भी दिए। सलमा की आंखों में आंसू थे। वो इन फरिश्ता जैसे इंसानों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। जब वो उस तयशुदा जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरहद के उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स की एक टुकड़ी कैप्टन बिलाल के नेतृत्व में खड़ी थी और उनके साथ खड़े थे एक बूढ़ा रोता बिलखता हुआ जोड़ा, सलमा के अब्बू और अम्मी। जैसे ही सलमा ने अपने माँ बाप को देखा, वो जीप से कूदकर अम्मी, अब्बू चिल्लाती हुई उनकी तरफ दौड़ी। वो तीनों एक दूसरे से लिपटकर ऐसे रो रहे थे जैसे आज उन्हें अपनी खोई हुई कायनात वापस मिल गई हो। ये एक ऐसा भावुक मंजर था जिसे देखकर दोनों तरफ के सख्त जान फौजियों की आंखें भी नम हो गईं। बशीर अहमद और फातिमा अपनी बेटी को सही सलामत देखकर मेजर विक्रम के पैरों में गिर पड़े।
आप हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। हम तो सोच बैठे थे कि हमने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। मेजर विक्रम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। ये हमारा फर्ज था भाई साहब। बेटी चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, बेटी तो बेटी होती है। कैप्टन बिलार, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, वो धीरे धीरे चलकर मेजर विक्रम के पास आया। उसने मेजर विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने अपनी पूरी ताकत से एक सख्त फौजी की तरह मेजर विक्रम को सल्यूट किया। ये सल्यूट सिर्फ एक पाकिस्तानी अफसर का एक हिंदुस्तानी अफसर को नहीं था। ये एक इंसान का दूसरे इंसान की इंसानियत को सलाम था। मेजर विक्रम ने भी मुस्कुराकर उतने ही सम्मान के साथ सल्यूट का जवाब दिया। उस दिन उस सरहद पर कुछ देर के लिए बंदूकों का शोर नहीं, बल्कि इंसानियत का संगीत गूंज रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत ही दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। ये किसी सरहद, किसी धर्म या किसी वर्दी की मोहताज नहीं होती। भारतीय सेना के उन जवानों ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ देश की जमीन के ही नहीं, बल्कि इंसानियत के भी सच्चे रक्षक हैं। उन्होंने नफरत की आग में मोहब्बत और रहमदिली का एक ऐसा पुल बनाया जिस पर चलकर इंसानियत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारे जवानों की इस दरियादिली का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा छू गया। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के हर नागरिक को अपनी सेना पर गर्व हो सके। और ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।